जय हिंद साथियों, मैं अपने YouTube चैनल आज़ादी जाम ITI पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, यूपी PCL TG2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथियों, तो यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोड है, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। साथियों, मिलने का मज़ा भी आएगा। साथियों, इसी के साथ आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले साथियों, आप लोग ज़बरदस्त तरीके से सेशन को शेयर करते रहिए। साथियों, आज के सेशन में साथियों ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। साथियों, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथियों, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता के लिए BIS का लाभ है? साथियों, पहले तो BIS क्या होते हैं? BIS की बात की जाए साथियों तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। साथियों, इनकी स्थापना की बात की जाए साथियों, BIS की स्थापना की तो इनकी स्थापना 23 दिसंबर 1986 ईस्वी को नई दिल्ली में, कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में की गई। साथियों, यह भारत में मानक निर्धारण करने वाली संस्था है। साथियों, BIS कैसी संस्था है? तो यह भारत में मानक निर्धारण करने वाली संस्था है। यह उपभोक्ता मामलों, उद्योग एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। साथियों, BIS किनके अधीन कार्य करता है? देखिए यहाँ पर BIS किनके अधीन कार्य करता है? वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। साथियों, यह वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। साथियों, तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। साथियों, बाजार में उत्पादों की बेहतर छवि बनाने के लिए साथियों BIS से जितने भी प्रश्न बनते हैं साथियों, सारे को एक एक बिंदु को यहाँ पर बता दिया गया है। साथियों, नेक्स्ट चलते हैं। साथियों, उपकरण का उपयोग केवल प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के साधन के भीतर ही सीमित है। साथियों, सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए। साथियों, तो क्या होंगे? पूर्व उपकरण का उपयोग केवल प्रयोगशालाओं और मशीनीकरण के साधन के भीतर ही सीमित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। साथियों, मानकीकरण के साधन के भीतर ही सीमित है। इसके उपकरण या वस्तु का मानक निश्चित हो जाता है। साथियों, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, पूर्ण। नेक्स्ट चलते हैं। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुनियादी सुरक्षा नियमों से एक है? कौन सा एक है? तो देखिए, सुरक्षा की बात किया जाए साथियों, तो यदि सुरक्षा की बात किया जाए तो पहले तो मशीन सुरक्षा नियम का पालन करना फर्स्ट।
यदि किसी आप कंपनी या फैक्ट्री में जाते हैं तो फर्स्ट आपको मशीन की सुरक्षा, मशीन चलाने के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आपकी सुरक्षा मशीन की कर पा रहे हैं मेंटेनेंस, तो उनकी सावधानी बरतनी चाहिए। कार्यस्थल का कार्य करते हेतु उचित होना चाहिए। साथियों, प्रयुक्त किए गए उपकरणों का त्रुटि रहित होना। तो इस प्रकार से ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाते हैं। मशीन चलाने के दौरान कर्मचारी को सावधानी बरतनी चाहिए। मशीन चलाने के दौरान कर्मचारी को सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सी विद्युतीय दुर्घटना का रोक सकने वाली एक सुरक्षा कार्य प्रक्रिया नहीं है? सुरक्षा कार्य प्रक्रिया नहीं है, तो कौन सी कार्य प्रक्रिया नहीं है? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युतीय दुर्घटना का रोक सकने वाली एक सुरक्षा कार्य प्रक्रिया नहीं है? तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। साथियों, उपयुक्त सुरक्षा उपकरणों के उपयोग की उपेक्षा करना। साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। साथियों, नेक्स्ट चलते हैं। आईई नियमों का उद्देश्य क्या है? आईई नियमों का उद्देश्य क्या है? देखिए, आईई की बात किया जाए तो आईई नियमों का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना है। साथियों, क्या संरक्षण प्रदान करना है? आईई नियमों के अंतर्गत विद्युत संबंधी सभी कार्य, सभी प्रकार की सुविधा तथा संरक्षण प्रदान करने के लिए इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। साथियों, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। साथियों, सुरक्षा और संरक्षा के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। अधिकांश बच्चे के राइट आंसर आने लगे। साथियों, रेगुलरिटी क्लास में बने रहिए। साथियों, इस वीडियो के अंत तक आप लोग सभी लोग बने रहिए। बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आए हैं। साथियों, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। साथियों, सड़क सुरक्षा व्यवसायिक सुरक्षा नहीं है। व्यवसायिक सुरक्षा तो देखिए साथियों, मशीन की सुरक्षा, मशीन सुरक्षा व्यवसायिक सुरक्षा है। शरीर सुरक्षा व्यवसायिक सुरक्षा है। कार्य सुरक्षा भी व्यवसायिक सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। साथियों, जबकि सड़क सुरक्षा व्यवसायिक सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। साथियों, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना होने का कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना होने का कारण है? कौन सा दुर्घटना होने का कारण है? तो खतरे के प्रति सजग होना, औजारों का जानकार होना, सुरक्षा मामलों का ज्ञान होना, सभी विकल्प। तो कौन सा सही होगा? खतरे के प्रति सजग होना। खतरे के प्रति क्या होना? सजग होना। सजग होना एक दुर्घटना का कारण है। किसी भी कार्य को करने में मनुष्य को क्या होना चाहिए? सजग होना चाहिए।
साथ ही साथ उस कार्य में परिपूर्ण होना भी चाहिए साथियों। यानी जिनके अनुभव हमको नॉलेज हो वही हमको कार्य करना चाहिए साथियों। जिनके कार्य को अच्छी तरह स्थिति दी जाए। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। उसमें संबंधी बीमारी अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। उसमें संबंधी बीमारी अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। ठंडे गीले कपड़े पहनाना चाहिए। पीड़ित को सरल पदार्थ साथियों पीड़ित को तरल पदार्थ पीने के लिए मजबूर करना। पीड़ित को गर्म पानी में रखना। पीड़ित को गर्म रखना। तो क्या हो जाएगा साथियों, देखिए उसमें संबंधी बीमारी है तो पीड़ित को क्या करना चाहिए, ठंडे गीले कपड़े पहनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। ठंडे गीले कपड़े पहनाने से क्या होता है कि मनुष्य का टेम्परेचर है साथियों वह संतुलित रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। विद्युत संबंधी कार्य करते समय से बिजली का झटका इलेक्ट्रिक शॉक लगने की आशंका नहीं है। विद्युत संबंधी कार्य करते समय निम्न से बिजली का झटका इलेक्ट्रिक शॉक लगने की आशंका नहीं है। धातु की छड़, गीली रस्सी, गीली लकड़ी, सूखी लकड़ी। तो देखिए क्या होता है, सूखी लकड़ी की बात किए जाए तो सूखी लकड़ी विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। सूखी लकड़ी विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक सूखी लकड़ी कुचालक होते हैं, जबकि गीली रस्सी, धातु की छड़, गीली लकड़ी ये क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं साथियों। चालक तो ये सभी क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक हैं साथियों। तो बोल रहा है आशंका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, सूखी लकड़ी। नेक्स्ट चलते हैं। समान आयु और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध मान क्या होगा। प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए 0.5 किलो ओम, 1 किलो ओम, 5 किलो ओम, 10 किलो ओम। तो क्या होगा, 1 किलो ओम। 1 किलो ओम। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो प्रतिरोध होता है 1 किलो ओम होता है। किलो ओम होता है। शुष्क त्वचा का प्रतिरोध जो होता है साथियों 70 किलो से 100 के बीच हो के ओम यानी किलो ओम। वर्ग सेमी तथा भीगी हुई, देखिए ये क्या है, शुष्क के लिए है साथियों। तो यहीं पर भींगी की बात कर लेते हैं। भींगा हुआ त्वचा के लिए साथियों, तो भींगी त्वचा के लिए, भींगी त्वचा के लिए कितना होना चाहिए प्रतिरोध। तो भींगी त्वचा के लिए 1
किलो ओम होता है। वृद्धि त्वचा का प्रतिरोध 1 किलो ओम होता है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर होता है 700 से 1000 ओम प्रति वर्ग सेमी के बीच। 70,000 से 1,00,000 ओम प्रति वर्ग सेमी के बीच। 70 से 100 ओम प्रति वर्ग सेमी के बीच। 7,000 से 1,000 प्रति ओम सेमी के बीच। तो अभी हमने बताया साथियों कि 7,000 से 70,000 से 1,00,000 के 1,00,000 ओम प्रति वर्ग सेमी के बीच होता है साथियों। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर से 1,00,000 ओम प्रति वर्ग सेमी के बीच होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। दृष्ट विद्युत धारा एएम में किस सीमा में मानव श्वसन तंत्र अवरुद्ध हो जाता है? 80 से 160, 0 से 160, 160 से 300, 300 से ऊपर। तो दृष्ट विद्युत धारा की 300 मीटर एम्पियर से ऊपर सीमा में मानव श्वसन तंत्र अवरुद्ध हो जाता है साथियों। अवरुद्ध का मतलब रुक जाता है, श्वसन क्रिया उनकी रुक जाती है। तथा ज्ञात रहे कि कितना 50 ओम एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा व्यक्ति के लिए अत्यंत घातक हो सकती है। क्या 50 मिली एम्पियर अत्यंत घातक हो सकती है? तो इस प्रकार से बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रीजिंग धारा के मान में होने वाली वह वृद्धि है जिसकी वजह से विद्युतीय झटके के संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न होता है और उसे धारा स्रोत से अलग होने से रोकता है। इस फ्रीजिंग धारा की अनुमति सीमा लगभग कितनी होती है? 90 से 150 MA, 1 से 2 MA यानी 1 से 2 एम्पियर, 1 से 2 मिली एम्पियर, 10 से 40 मिली एम्पियर। तो क्या होगा? दृष्ट धारा की जो होती है 300 मिली एम्पियर से ऊपर सीमा में मानव शरीर का जो तंत्र होता है, श्वसन तंत्र अवरुद्ध हो जाता है। इतनी बात क्लियर थी आप लोग को? अब इनकी बात करते हैं। तो देखिए, फ्रीजिंग धारा के मान में होने वाली वह वृद्धि है। फ्रीजिंग धारा के मान में होने वाली वह वृद्धि है जिसकी वजह से विद्युतीय झटके के संपर्क में आने वाले विद्युतीय झटके के संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति की मांसपेशियों में संकुचन
उत्पन्न होता है और उसे धारा स्रोत से अलग होने से रोकता है। इस फ्रीजिंग धारा की अनुमति जो सीमा होती है साथियों, अनुमति सीमा वह 10 से 40 मिली एम्पियर होती है। इस प्रकार से देखें साथियों, तो राइट आंसर हमारा जो होगा साथियों वह ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। क्लास को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए साथियों, लाइक करने में कंजूसी ना कीजिए साथियों। एक व्यक्ति बिजली का झटका लगने के कारण बेहोश हो गया है, उसे पीने के लिए क्या दिया जाना चाहिए? एक व्यक्ति बिजली का झटका लगने के कारण बेहोश हो गया है, उसे पीने के लिए क्या देना चाहिए? पानी देना चाहिए, चाय देना चाहिए, गरम कॉफ़ी देनी चाहिए, ठंडी कॉफ़ी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब इस प्रकार से जो प्रश्न बनते हैं साथियों कि एक व्यक्ति बिजली का झटका लगने के कारण बेहोश हो गया है, उसे पीने के लिए क्या देना चाहिए? तो परीक्षण विभाग द्वारा जो बताया गया है साथियों, पीने के लिए पानी देना चाहिए साथियों। तो क्या देना चाहिए? तो पानी देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होता है साथियों, ए इज ए राइट आंसर साथियों। जबकि निम्मी द्वारा NIME निम्मी पुस्तक के अनुसार हम बात करें साथियों, कुछ भी खाने पीने का पदार्थ नहीं देना चाहिए। जैसे कि ITI वाले टेक्निकल सभी छात्र जो ITI किए हैं वह UPPCL का फॉर्म फिलअप किए हैं, तो निम्मी के पैटर्न के अनुसार विद्युत झटके लगे व्यक्ति को कुछ भी पेय पदार्थ नहीं देना चाहिए साथियों। ऐसे निम्मी की बुक में लिखा गया है साथियों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाते हैं साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, बिना किसी क्षति के मानो अधिकतम कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है? बिना किसी क्षति के मानो अधिकतम कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है साथियों? 1 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो कितने एम्पियर तक? देखिए, मानो बिना क्षति के जो होता है 15 मिली एम्पियर धारा सहन कर सकता है साथियों, धारा सहन कर सकता है। 10 एम्पियर जो होता है साथियों, एम्पियर पर मनुष्य को दर्दनाक झटका लग जाता है साथियों। जबकि 0.1 से 0.2 एम्पियर तक यह घातक हो सकता है। यानी 0.1 से 0.2 एम्पियर तक यह घातक हो सकता है। एम्पियर के ऊपर मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है साथियों। तो इस प्रकार से ऑप्शन की बात किया जाए तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट, सॉरी साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। से अधिक की विद्युत धारा वाले बिजली के झटके से त्वचा जल जाएगी। से अधिक की विद्युत धारा वाले बिजली के झटके से त्वचा जल जाएगी। 20 मिली एम्पियर,
सॉरी साथियों, 200 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर साथियों। लेकिन 200 मिली एम्पियर से अधिक की विद्युत धारा वाले बिजली के झटके से क्या होते हैं, त्वचा जल जाते हैं साथियों, त्वचा जल जाते हैं। इस प्रकार से के सर्वाधिक मात्रा दी जाती है साथियों। 10 मिली एम्पियर धारा से मनुष्य को दर्दनाक झटका लग सकता है, यानी 10 मिली एम्पियर धारा से मनुष्य को दर्दनाक झटका लग सकता है और धारा का क्या कर सकता है, प्रवाह महसूस कर सकता है साथियों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाते हैं साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। यदि की धारा मानव शरीर से होकर प्रवाहित होती है तो इसका प्रवाह श्वसन समस्या के रूप में परिलक्षित होते हैं। यदि की धारा मानव शरीर से होकर प्रवाहित होती है तो इसका प्रभाव श्वसन समस्या के रूप में परिलक्षित होते हैं। 10 मिली एम्पियर से 15 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर से 2 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेशन को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए साथियों। देखिए 20 मिली एम्पियर और 30 मिली एम्पियर की जो धारा होती है मानव शरीर से होकर प्रवाहित होती है, यानी 20 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर धारा मानव शरीर से प्रवाहित होती है तो इसका प्रभाव श्वसन समस्या के रूप में परिलक्षित होते हैं साथियों। श्वसन के लिए क्या घातक सिद्ध होते हैं साथियों, साबित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आईई नियम 1956 के अनुसार प्रत्येक विद्युतम चालक और भूसंपर्कन के बीच 1 मिनट के अवधि के लिए लगाए गए 500 वोल्ट के वोल्टेज पर मध्यम और निम्न वोल्टेज वाले इंस्टॉलेशनों का विद्युत रोधक प्रतिरोध कम से कम होगा साथियों, कम से कम होगा। तो आईई नियम के अनुसार आईई जो है 1956 के अनुसार साथियों देखें तो प्रत्येक विद्युतीय चालक और भूसंपर्क के बीच 1 मिनट की अवधि के लिए लगाए गए कितने 500 वोल्ट के वोल्टेज पर मध्यम और निम्न वोल्टेज वाले इंस्टॉलेशनों का विरोधन प्रतिरोध कम से कम कितना होना चाहिए? तो कम से कम हम बात करें तो 1 ओम होना चाहिए साथियों, 1 यम ओम होना चाहिए, मेगा ओम। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूटों का उपयोग किया जाता है? विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूटों का उपयोग किया जाता है? चमड़े के सोल वाले कपड़े के जूतों, रबर सोल वाले कपड़े के जूतों, मोटे रबर सोल वाले चमड़े के जूतों, चमड़े सोल वाले चमड़े के
जुटूं। तो क्या होगा साथियों राइट आंसर? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर साथियों। मोटे रबर वाले चमड़े के जूते साथियों उपयोग विद्युत कार्य करते समय किया जाता है, जिसमें हम विद्युत धारा के संपर्क से बचा जा सकता है साथियों। इंसुलेशन अथवा विद्युत रोधक के रूप में कार्य करते हैं साथियों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों हो जाते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।